हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अदिति। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिसीज़न मेकिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग, यानी कि डिसीज़न मेकिंग जो होती है मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस इंटरप्राइजेज में कितने तरह के डिसीज़न मेकिंग्स होते हैं, कितने तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम आपको टोटल 6 टाइप्स बताएंगे। मेजर डिसीजन मेकिंग, माइनर डिसीजन मेकिंग, रूटीन डिसीजन मेकिंग, वाइटल डिसीजन मेकिंग, लेस रिस्की, वेरी रिस्की, 8 डिसीजन बताएंगे। लेस रिस्की, वेरी रिस्की, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। 8 डिसीजन मेकिंग के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि 8 तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस इंटरप्राइजेज हो, कंपनी हो, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हो या सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, इतने तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए मेजर डिसीजन एंड माइनर डिसीजन क्या होता है। कोई भी कंपनी है अगर प्रोडक्शन कर रही है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उस वक्त उसमें उसे परचेज वगैरह देखना है कि पैकिंग वगैरह अगर देख रही है कि उसमें कलर्स वगैरह कौन से देने चाहिए, डिज़ाइंस वगैरह कौन से देने चाहिए, पैकेजिंग वगैरह कैसी करानी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि ये छोटे मोटे डिसीजंस हैं। आपने प्रोडक्ट वगैरह बना लिया है, आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है। अभी अभी हमें बस छोटी मोटी चीज़ें देखनी है कि उसका कौन सा कलर देनी चाहिए, उसकी साइज़ कौन सी होनी चाहिए, उसे किस तरीके से पैक करें कि वो अट्रैक्टिव लगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है छोटी मोटी डिसीजन होती हैं। ठीक है, तो ये माइनर डिसीजंस हो गए। ठीक है, और मेजर डिसीजन देखिए क्या होता है। मेजर डिसीजन का मतलब होता है कोई बड़े पैमाने पे अगर डिसीजन ली जा रही है, तो यानी कि पैमाने पर नहीं, कोई बड़ी डिसीजन ली जा रही है, यानी कि किसी नए प्रोडक्ट को अगर इनोवेशन करना चाहती है कंपनी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रही हो, या क्रिएट करने के बारे में सोच रही हो, मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रही हो, तो ये एक बिग डिसीजन है। क्योंकि ये हमने माइनर में क्या देखा, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बन चुके थे, हम बस उसके कलर्स, डिज़ाइन, शेप्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, छोटे मोटे डिसीजंस हैं। लेकिन हम कुछ नया इनोवेशन करने जा रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा डिसीजन होता है, ये एक मेजर डिसीजन होता है। कोई नई प्रोडक्ट ही बनानी है, या फिर हमें कुछ नया स्टार्टअप करना है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ नया स्टार्टअप भी करना है अलग से, ये भी एक मेजर डिसीजन होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम ज़रूर आपको समझाएंगे, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ड्स को पकड़ना सीखिए। वर्ड्स को अगर आप पकड़ना सीख लोगे, तो अगर आपने डेफिनेशन नहीं भी पढ़ा है तो आप लिख लोगे। उस चीज़ का अर्थ अगर आपने डीपली नहीं भी जाना है तो आप देख लोगे। यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मेजर एंड माइनर, एंड आगे लगाया गया है डिसीजन। मेजर डिसीजन एंड माइनर डिसीजन। माइनर का मतलब होता है छोटा एंड मेजर का मतलब होता है बड़ा। इस वर्ड को पकड़ के आप समझ सकते हो कि यहाँ किसी छोटे डिसीजन मेकिंग की बात चल रही है, और मेजर जहाँ पे है वहाँ पे आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो, ये किसी बड़े डिसीजन की चर्चा की जा रही है। तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो मेजर एंड माइनर डिसीजन। आप इतना ज़रूर सोच सकते हो वर्ड को पकड़ के कि ये माइनर डिसीजन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इसका ये मतलब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे मोटे डिसीजंस लिए जाते हैं वही माइनर डिसीजंस होते हैं, एंड जो बड़े लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं ये मेजर डिसीजंस होते हैं। तो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वर्ड्स को पकड़ना सीखिए, अर्थ आपको पता रहेगा तो अंदाज़ा लगाकर आप बिना डेफिनेशन को याद किए भी कॉपी को लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्ड्स को अगर पकड़ना अगर आप सीख लेते हैं, आपने डीपली पढ़ा नहीं है या बाई चांस आपने डेफिनेशन याद नहीं किया है, तो आप खुद से भी लिख लोगे, क्योंकि वर्ड का मीनिंग आपको पता है। तो जब मीनिंग पता है तो लिखते फिर वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो वर्ड्स को पकड़ना भी सीखिए। मेजर एंड माइनर डिसीजन हो गया। सेकंड है रूटीन एंड वाइटल डिसीजन। देखिए रूटीन का क्या मतलब होता है, दिनचर्या। ठीक है, अब रूटीन से यही समझिए, रूटीन डिसीजन एंड वाइटल डिसीजन। वाइटल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल आप ले लो। ठीक है, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। ठीक है, पहले रूटीन डिसीजन पर आते हैं। रेगुलर रूटीन की जो डिसीजंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस इंटरप्राइजेज हों, कंपनीज हों, कहीं भी वर्किंग प्लेस है, कोई भी वर्किंग प्लेस आप ले लो। फिर यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा रही हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को ही लेंगे। ठीक है, रेगुलर डे टू डे रूटीन जो होता है, आज इतने
क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, आज इतने रॉ मटेरियल्स मंगवाने हैं, फिर कल इतने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, कल इतने रॉ मटेरियल्स बनाने हैं, आज इस वक्त से इस वक्त तक काम होगा, कल उस वक्त से उस वक्त तक काम होगा, या कोई एक शेड्यूल बना हुआ है जिस पर रोज़ काम होगा। ये रोज़ का डिसीज़न है, दिनचर्या का डिसीज़न है। ये दिन भर मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिसीज़न लेना कि कितने रॉ मटेरियल्स आएंगे, आज कितने आएंगे, कल कितने आएंगे, ये रेगुलर का काम है, ठीक है। ये एक रूटीन डिसीज़न होता है जो रेगुलर तौर पे जो चीज़ें रेगुलर चल रही होती हैं, रॉ मटेरियल्स मंगवाओ, मैन्युफैक्चर करो, उससे पैकेजिंग करवाओ, डिस्कशन करो, जो भी करो, मीटिंग करो, प्रेजेंटेशन को शो करो, तो वो चीज़ें जो रेगुलर तौर पे हो रही हैं, नॉर्मल डे टू डे हो रही हैं, वो होता है रूटीन डिसीज़न, ठीक है। जो काम रोज़ हो रहा है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत यही चेंजिंग होती है कि सुपीरियर्स जो होते हैं टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, या रोज़ जो रिसोर्सेज मंगवाए जा रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को बदल सकते हैं। तो ये रूटीन डिसीज़न होता है जो रेगुलर तौर पे ली जाती है, ठीक है। और एक वाइटल डिसीज़न है, ठीक है। एक वाइटल डिसीज़न देखिए, ये क्या होता है। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और स्पेशल। कोई एक ऐसा डिसीज़न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है, ठीक है। समझ लीजिए कि एक नए प्लांट को ही क्रिएट करना हो, प्लांट स्थापित करनी हो, बैठाना हो, या जो पुराने प्लांट पर वर्क हो रहा हो हमारा, पुराने सारे मशीनरीज को ही चेंज कर दो, या टेक्नोलॉजी में बदलाव आई है तो न्यू टेक्नोलॉजी से सब कुछ अपडेट कर दो। ये छोटा मोटा डिसीज़न नहीं है। ऐसे ऐसे डिसीजंस बहुत कम लिए जाते हैं और बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस के पास पैसा रहेगा तभी वो इतना चेंजिंग भी कर सकती है, कुछ नया क्रिएट भी कर सकती है, जैसे कि मैंने मेजर डिसीजन में बताया। तो मेजर डिसीजन जो है और वाइटल डिसीजन जो है, समझिए एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। मेजर डिसीजन का वही मतलब था कि हमें कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो वो मेजर डिसीजन हो गया। वाइटल डिसीजन में वही आप समझ लो, कुछ स्पेशल हो, कुछ बहुत ज़रूरी हमें क्रिएट करना हो, कुछ चेंजिंग ही करनी हो, हमें ओल्ड प्लांट पे जो वर्क कर रहे थे उस प्लांट को हटा के हमें न्यू प्लांट सेटअप करना हो, ओल्ड प्रेजेंटेशन जो हमने महीनों से बना कर रखा था वो ही कैंसिल कर दिया हो सुपीरियर्स ने, हमें नया प्रेजेंटेशन बनाओ 6 महीना, उसमें टाइम लगेगी। तो इस तरीके के डिसीजन जो होते हैं, जो आप अचानक से ले रहे हो, या किसी मजबूरी के कारण आपको चेंज करना पड़ जा रहा है, या कुछ नया आपके दिमाग में चला तब आपने चेंज कर दिया, तो ये होता है वाइटल डिसीजन, जो कभी कभी ली जाती है। आप जनरल तौर पे कह सकते हो जो कभी कभी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो होते हैं वाइटल डिसीजन, ठीक है। अब आते हैं लेस रिस्की एंड वेरी रिस्की डिसीजंस पर। आप लेस का मतलब भी जानते हैं, रिस्की का मतलब भी जानते हैं। लेस का मतलब होता है कम, रिस्की का मतलब होता है रिस्क। यानी रिस्क का मतलब क्या, जीतेंगे या हारेंगे, समझ गए। तो अब लेस रिस्की एंड वेरी हाई रिस्की डिसीजन का मतलब देखिए क्या होता है। लेस रिस्की डिसीजंस कुछ ऐसे डिसीजंस जो हम लेने तो जा रहे हैं और इसमें मतलब जीतेंगे या हारेंगे हमें कुछ पता उस चीज़ का गारंटेड नहीं है कि क्या है, लेकिन हमने ले लिया, और अगर हम हार भी जाते हैं तो ये लेस रिस्की है, जैसे कि समझ लीजिए। और वेरी हाई रिस्की जैसे कि है, हाँ भाई हम अच्छे से इसको बताते हैं। वेरी हाई रिस्की जो है वो हम डिसीज़न लेंगे लेकिन वो बहुत हाई रिस्क पर है, अगर हमने गलत ले लिया तो वो बिगड़ जाएगा। अब ये क्या डिसीज़न है, कैसे ले लिया, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का अगर सिलेक्शन करना हो, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है, सुपीरियर्स करते हैं, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अगर सिलेक्शन करना हो तो ये मीडियम पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। यानी कि मिडिल स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो सेल्स रिक्विटेटर्स के भी नीचे आते हैं, ठीक है। तो अगर इन्हें क्या करना है, बस सेल्स को रिप्रेजेंट करना है, सेल्स को रिप्रेजेंट करना है। जनरली सेल्स शेड्यूल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना है, सेल्स क्वांटिटीज़ वगैरह को रिप्रेजेंट करना होता है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा सेल आउट हुआ, कहाँ नहीं। तो इसमें अगर आप कहीं फंस जाते हो, अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कर लिया, उसने कहीं गलती कर दिया, छोटी मोटी गलतियाँ कर दी, या फिर उसे आपको चेंज करना पड़ा, तो ये उतना रिस्की डिसीज़न नहीं होता है। आप वो कहीं फंस गया, कहीं गलती हो गई उससे,
तो वो रिकवर भी हो सकती है, क्योंकि वो उतना हेवी लोड वर्क नहीं होता है जितना टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को होता है। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव का चुनाव कर रहे हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का चुनाव कर रहे हो, जिसे पूरे मार्केट को हैंडल करना रहता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, मैंने इसके पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मेन रोल्स क्या क्या होते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, अगर आपको पढ़ना अगर चाहोगे, जानना चाहोगे तो पढ़िएगा। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होता है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट को चलाने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसके पास वर्कलोड भी होता है। अगर आपने उसका सिलेक्शन गलत तरीके से कर लिया, यानी कि किसी ऐसे इंसान को एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आपने दे दिया जो यहाँ से कमज़ोर है, यानी कि उसे डिसीज़न लेने की जो क्षमता है उसकी सही नहीं है, अगर कंफ्यूजिंग माइंडेड होगा या फिर शार्प माइंडेड नहीं होगा तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। वो हर जगह फंसेगा, गलत डिसीजंस लेगा। और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक गलत डिसीज़न अगर ले लेता है तो मार्केट का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, उसे सब कुछ देखना पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का क्या क्या रोल होता है, डिटेल आपको सुनना होगा तो उसको देखिएगा। ठीक है, तो अगर उसने छोटा मोटा डिसीजंस भी गलत लिया तो पूरे प्रेजेंटेशन से लेके पूरे मार्केट पर भी असर करती है। तो यही होता है लेस रिस्की डिसीजंस एंड वेरी हाई रिस्की डिसीजंस। अगर आप मिडिल लेवल या लो लेवल के वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों पर अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी को सौंप रहे हैं, इसमें अगर गलती हो जाती है तो वो उतना जो है रिस्की नहीं होता है, वो उतना जो है लॉस में आपको लेकर नहीं जाता है, रिकवर हो सकता है। लेकिन आप टॉप लेवल के मैनेजमेंट पर अगर कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हो कि किसी को बैठा दिया आपने और उसने एक भी डिसीज़न अगर गलत लिया तो सारे जो आपके प्रेजेंटेशन से लेकर आपके जितने भी दिमाग लगाए हुई चीज़ें हैं मार्केट को चलाने के लिए वो एकदम से ही ठप हो जाता है और आप प्रॉफिट से सीधा कहाँ चले आते हो, लॉस पर चले आते हो। यानी कि बूम से आप सीधा डिप्रेशन पर चले आते हो। बिजनेस साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है, बूम से डिप्रेशन पे आने का क्या अर्थ है। अगर आपको मार्केट बिजनेस साइकिल के बारे में जानना है तो आप वो भी मैंने पढ़ाया है, मन करेगा तो देखिएगा। तो बूम से चली आती है जो मार्केट है वो डिप्रेशन पर, यानी कि सीधा ऊपर से चली आती है नीचे। ये प्रॉफिट लॉस के बीच में एक एवरेज पॉइंट होता है, लेकिन एवरेज पॉइंट को भी क्रॉस कर जाती है जो लॉस की जो ये सीढ़ियाँ लोग चढ़ने लगते हैं जब, तो अगर एग्जीक्यूटिव की चुनाव गलती हो गई तो यानी कि वो डिसीजंस जो रिकवर किए जा सकते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, और जो रिकवर करना मुश्किल है, आपको लॉस अगर सहना ही है तो वो वेरी रिस्की डिसीजंस होते हैं। इसलिए जो रिस्की डिसीजंस होते हैं बहुत ही बारीकी से ले जाती है। ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इसी वीडियो में मैंने कहा है, फिर से याद दिला दें कि अगर आपको डेफिनेशन याद ना हो या आपने उस चीज़ के बारे में ना पढ़ा हो तो वर्ड से ज़रूर पकड़िएगा, तो आप ज़रूर लिख दोगे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीज़न लिखा है एंड पर्सनल डिसीज़न लिखा है, समझिए कैसे। इससे अगर आपने नहीं पढ़ा है इस चीज़ को, इस टॉपिक को, तो आप इतना दिमाग ज़रूर लगा सकते हो, आप लोग सीनियर्स हैं, कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीज़न लिखा है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीज़न की बात हो रही है, एंड पर्सनल डिसीज़न लिखा है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि अपनी पर्सनल डिसीजंस की बात हो रही है। और इस पर आप सोचकर खुद से लिख सकते हो, आपको रट्टू तोता बनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट में वर्ड्स को पकड़ना सीखिए। आप कहानी नहीं भी पढ़ते हैं तो आप खुद से उससे भी ज़्यादा बेहतर लिख के आओगे, और थोड़ा सा एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे हम आपको बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का अर्थ होता है कोई भी डिसीजन अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ली गई हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल ऑफ अथॉरिटी लेगी, सुपीरियर्स लेंगे, हेड्स लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज़न लिया गया हो, यानी कि हेड्स जैसे हैं, कोई भी हो, आप खुद ही को समझ लो, आप हेड हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, आपने एक डिसीज़न लिया, पूरे टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग किया और एक डिसीज़न आप लोगों ने फाइनल किया कि 4 दिन तक हमें, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस अथॉरिटी हो, कोई भी वर्किंग प्लेस हो, जैसे मैंने बता दिया, 4 दिन तक लीव रहेगा, यानी कि 4 दिन तक छुट्टी रहेगी। या फिर चलो हम 1 हफ्ता का अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को ट्रिप देते हैं, उनका मूड चेंज करते हैं, काम करते करते सब थक गए हैं, तो मैनेजर्स का ये भी फ़र्ज़ होता है कि अपने वर्कर्स को थोड़ा सा मेंटल रिलीफ भी दें। तो
ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक्टिविटी है। 4 दिन के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया, कंपनी बंद कर दी, सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ये आप पे रिलेटेड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये। कल से हमारे कंपनी का टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक होगा, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जो भी डिसीज़न हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उस डिसीज़न को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीज़न। लेकिन पर्सनल डिसीज़न पर आते हैं। पर्सनल का मतलब ही होता है व्यक्तिगत डिसीज़न। अब जैसे कि आई एम मैनेजर, मैं एक मैनेजर हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मैनेजर नहीं हूँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 4 दिन का लीव लिया, 4 दिन का मेडिकल दिया, मुझे 4 दिन छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब है, या 4 दिन लीव चाहिए, या कोई भी रीज़न हो, मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी की शादी में ही जानी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न नहीं है, ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है। मुझे जाना है, छुट्टी मुझे लेनी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई घाटा होने नहीं जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़रूर कहेगी कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ़िलहाल किसी को देकर जाएं। यानी कि यू आर सुपीरियर, अगर आप किसी के सुपीरियर हैं तो आप अपने सबॉर्डिनेट को अपनी ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दिन तक सोच समझ के सौंप सकते हो, तो आपके बदले में वो वर्क कर सकता है उतने दिन तक, ठीक है। या फिर आप अगर एबल हैं कि अपने पेंडिंग वर्क को बाद में आके तुरंत ही कंप्लीट कर लोगे जल्दी से, तो कोई बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को टाइम पर काम चाहिए रहता है, अब आप करो या जो भी करो, लेकिन अगर आपको छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लीव की, तो उस वक्त कंपनीज देती है। तो हाँ, उसे काम से ज़रूर मतलब है, तो आप अपने सबॉर्डिनेट को अपनी जिम्मेवारियाँ देकर जाओ, कोई बात नहीं है। तो ये जो है हमारी पर्सनल डिसीजंस है, मुझे छुट्टी लेकर जाना है, मुझे लीव देनी है, मैं बीमार पड़ी हूँ, जो भी है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डिसीज़न नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 4 दिन की छुट्टी लगा दी गई, अपने एम्प्लॉयज़ को ही लेके कहीं घुमा के जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही डिसीज़न है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं। लेकिन आप खुद के लिए कोई डिसीज़न पर्सनल लेते हो कि मुझे नहीं करना 4 दिन तक काम, या मुझे 15 दिन का 10 दिन का लीव चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीज़न नहीं होता, ये हमारा पर्सनल डिसीज़न होता है, यानी कि व्यक्तिगत डिसीज़न होता है। नॉर्मल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीज़न ली जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन की होगी, एंड अपने लिए हम कोई डिसीज़न लेंगे तो वो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत डिसीज़न होगी, ठीक है। आई थिंक टाइप्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग आप लोग समझ गए हो, अच्छे से समझ गए हो। कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, या कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियो जानना चाहते होगे, या कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे पढ़ना तो पसंद जो करते हो एकदम से बोल देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।